नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका कक्षा 11 जीव विज्ञान एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लास में। आप सभी का स्वागत है। हमने कोशिका सिद्धांत, कोशिका की परिभाषा और कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन सभी के बारे में हमने कुछ पिछली क्लासों में बात की और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी कि कोशिका संगठन। कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, उसके बाद में नंबर 2 आता है यहाँ पर आपका, जिसका नाम है कोशिका झिल्ली, उसके बाद में आता है जीव द्रव्य। तो ये 3-4 प्रकार के भाग होते हैं जो आपसे प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। कहाँ पर पूछे जाते हैं? परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप अभी तक जितनी भी हमने बात की वो आपको समझ में आ गई होगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको क्लासेस मिलती रहेगी और मिल भी रही हैं। और काफ़ी आज 2 दिन हो गए मैंने क्लास अपलोड नहीं की, 2 दिन से तबीयत थोड़ी डाउन थी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कोशिका भित्ति के बारे में। तो कोशिका भित्ति क्या होती है कि आपको यहाँ बता दूँ कि पादपों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। किसे कहते हैं? कि पादपों की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाई जाने वाली एक दृढ़ निर्जीव जो आवरण होता है उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है हमें कि कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियों और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करती, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा अवांछनीय बृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करती है। क्या करती है? अवरोध उत्पन्न करती है। अगला पॉइंट हमें कह रहा है, यहाँ पर समझेंगे इस बात को, कि कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। किससे बनती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका भित्ति के संगठन में मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति एवं तृतीय भित्ति पाई जाती है। ये चीज आप कहाँ देखोगे? आपके बुक में डायग्राम दे रखे हैं सभी के, तो वहां से आप इनके जो डायग्राम है, जिन्हें हम कहते हैं कि चित्र, तो वो चित्र आप वहां से देख सकते हैं। अब हम आते हैं, मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रखती है। यह कोशिका भित्ति का सबसे बाह्य स्तर होता है। ये हमारा पॉइंट कहना चाह रहा है कि मध्य पटलिका जो होती है वो सबसे पहले तो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। किससे? कैल्शियम पेक्टेट की, जो आसपास की विभिन्न कोशिकाओं को आपस में चिपकाए व पकड़े रखती है। और यह कोशिका भित्ति का सबसे बाहर का स्तर होता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो प्राथमिक भित्ति मध्य पटलिका के भीतर की ओर स्थित होती है। पतली और लचीली एवं कोमल भित्ति होती है। इसमें वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती है। वह इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण करती है, यानी कि सेकेंड झिल्ली का निर्माण करती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर तृतीय भित्ति द्वितीय भित्ति के अंदर की ओर स्थित होती है तथा जीव द्रव्य के सूखे स्तर को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। अब अगला देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स क्या कहना चाह रहा है कि कोशिका भित्ति या मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु आड़े तिरछे रूप में स्थित होते हैं, जो आसपास की कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य से जोड़ने का कार्य करते हैं या फिर जोड़ते हैं। ये हमने बात की अभी कोशिका झिल्ली के बारे में, सेल वॉल जिसे आप कहते हैं। अब हमारी आती है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सॉरी, अभी हमने कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में बात की, और अब हम बात कर रहे हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है कि सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य की चारों द्विवेदी पारगम्य, यानी कि स्पष्ट रूप से आर पार दिखाई देता है, विद्युत आवेशित चयनात्मक कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो मुख्यतः वसा और प्रोटीन की बनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है हमारे टॉपिक का। तो वसा एवं प्रोटीन से बनी झिल्ली कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। दूसरा पॉइंट कहना चाह रहा है हमें कि कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति, कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। यह पदार्थों के निष्क्रिय परिवहन जैसे विसरण, परासरण तथा सक्रिय परिवहन का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? सक्रिय परिवहन का कार्य करती है। किसमें? विसरण और परासरण में। ठीक है। तो अगला हमारा नंबर 3 आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है कि कोशिका भित्ति के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ, जो कि कोशिका द्रव्य होता है और जो केंद्रक होता है, तो उस
पदार्थ को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्मा शब्द का प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे ने 1838 में किया था। ये जेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीव द्रव्य भौतिक विज्ञान का आधार कहा जाता है। जीव द्रव्यों को क्या कहते हैं? भौतिक जीवन का आधार कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीव द्रव्य के भौतिक गुण की। तो जीव द्रव्य जो होता है वो एक जटिल, विस्कासी, पारदर्शी या पारभासी, रंगहीन, गंधहीन, लचीला और कणिकामय द्रव्य होता है। ये इसके भौतिक गुण है। रासायनिक गुण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर पानी मुख्य संघटक जो कि लगभग 90% होता है। इसके अलावा कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सामान्यतः कार्बनिक और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स आदि तथा अकार्बनिक पदार्थ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रेट और सल्फेट, क्लोराइड, बोरॉन आदि। इसके अतिरिक्त वर्णक, लेटेक्स, विटामिन, वृद्धि नियामक या वृद्धि नियंत्रक आदि होते हैं। अब चौथा आता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग है जो कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है और तथा कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के मध्य में होता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका भित्ति के मध्य में पाया जाता है। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर कोशिकाओं में कोशिका में कई कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, सीलिया, फ्लैजिला आदि कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये और हम थोड़ा सा बेसिक की तरफ गए थे। अब हम बात करते हैं कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य। कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य को शुरू करने से पहले इसके पीडीएफ के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, तो वहां से इसको देख लेना एक बार। इसमें आता है सूत्रकणिका और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका एक ही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेमिंग एवं अल्टमैन ने की थी। किसने की थी? फ्लेमिंग एवं अल्टमैन। सी बेंडा ने सर्वप्रथम 1897 में इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, यह आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला पॉइंट। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की या माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न होती है। यह उसकी कार्य की यानी कि उसके वर्क प्रोग्रेस जो होता है उसकी सक्रियता पर निर्भर करती है। ये आकार व आकृति में भिन्न होती है जो 1 से 1.0 से 4.1 इकाई मीटर लंबी व 0.2 से 1 इकाई मीटर व्यास की होती है। सूत्रकणिका एक दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। सूत्रकणिका का बाह्य श्वसन से संबंध होता है। इनमें कोशिकीय ऊर्जा एटीपी द्वारा उत्पादित होती है। इस कारण से इसे सूत्रकणिकाओं की कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं। सूत्रकणिका का विभाजन विखंडन द्वारा होता है। अब हम अगला बात करेंगे लवक के बारे में। लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शिम्पन ने किया था। किसने? लवक सभी पादप कोशिकाओं एवं कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में मिलता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं जैसे हरित लवक, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक। तो इस तरह से होते हैं। हरित लवकों में पर्णहरित लवकों व कैरोटीनोइड वर्णक मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करता है। वर्णीय लवकों में वसा विलय कैरोटीनोइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथाफिल आदि के द्वारा होता है। अवर्णीय लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं जिसमें खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। मंड लवक में मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट संचित रहता है जैसे आलू। तेल लवक में तेल व वसा और प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडार। ये तो बेसिक बातें हैं। और अब अगला पॉइंट है कि हरे पौधे के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक दीर्घ झिल्ली युक्त होते हैं। हरित लवक के अंत झिल्ली से गिरे हुए भीतर के स्थान को पिटिका कहते हैं। पिटिका किसे कहते हैं आप देख सकते हैं, डायग्राम के माध्यम से आपके बुक में दे रखा है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है कि पिटिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड कहते हैं। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये सभी बातें आपको डायग्राम में देखने को मिलेगी। ग्रेना, पिटिका, थाइलेकोइड, ये सभी बातें। तो अब आता है अंतर्द्रव्य जालिका। किसे कहते हैं? तो अंतर्द्रव्य जालिका यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका
द्रव्य में कोशिका झिल्ली और केंद्र के मध्य एक पतली अनियमित कलायुक्त चपटी आपस में जुड़ी नलिकाओं का जाल तंत्र बिखरा होता है, जिसे अंतर्द्रव्यी चलिका कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि यह राइबोसोम अंतर्द्रव्यी चलिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतर्द्रव्यी चलिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, जो उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यी चलिका कहते हैं। यह निरंतर सक्रिय स्त्रवण का कार्य करती है। अगला पॉइंट आता है राइबोसोम की अनुपस्थिति। किसकी? तो राइबोसोम की अनुपस्थिति में अंतर्द्रव्यी चलिका चिकनी लगती है, इसे चिकनी अंतर्द्रव्यी चलिका भी कहते हैं। और अंतर्द्रव्यी चलिका की खोज पोर्टर ने 1955 में की थी। अब आते हैं गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण क्या कहता है कि इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्र के पास बनी रंजित जालिकावत संरचना देखी, जिन्हें गोल्जी का कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली से मिलकर बनी होती है, जिनका व्यास 0.1 मीटर या माइक्रोमीटर एक ही बात है। तो मैंने आपको अभी जैसे हमने आगे बात की, तो इस प्रकार का जो स्थान होता है, ये निशान होता है सॉरी, उसको इकाई मीटर या माइक्रोमीटर कहते हैं। तो इसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है और ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिले होते हैं, जिसे जालिकाएं कहते हैं। मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्रवण करना, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का कार्य स्तन गोल्चिकाएं के द्वारा होता है। राइबोसोम की बात करते हैं अब यहाँ पर। तो राइबोसोम, जॉर्ज पेलेट ने 1953 में सघन कणिकामय संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है 70S और नंबर होता है 2HCS। 70S राइबोसोम आकार में छोटे प्रोकैरियोटिक कोशिका में तथा यूकैरियोटिक कोशिका के हरितलवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। 80S जो होते हैं वो राइबोसोम आकार में बड़े और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, आकार में बड़े होते हैं। दोनों प्रकार के राइबोसोम दो उप इकाइयों से बने होते हैं। नंबर 1 है तारक काय और नंबर 2 है तारक केंद्र। ये क्या होते हैं सर, इसे समझाइए। तो समझते हैं इसको। तारक काय दो बेलनाकार संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं। और तारक केंद्र पक्ष मापक शापिका का आधारी काय बनाता है और तर्कु तंतु जंतु कोशिका विभाजन के उपरांत तर्कु उपकरण बनाता है। ठीक है। अब आते हैं लयन काय, जिसे लाइसोसोम आप कहते हो। तो लाइसोसोम क्या होता है कि इनमें उपस्थित पाचक एंजाइमों के कारण इनको लयन काय कहा जाता है। इनका निर्माण गोल्जी काय की पुटिकाओं के मुकुलन द्वारा होता है। पृथकीकृत लयन काय पुटिकाओं में सभी प्रकार की जल अपघटकीय एंजाइम मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है रसदानी। रसदानी सर क्या होती है? रसदानी पादप कोशिकाओं में एक या अधिक छोटी या बड़ी गोलाकार एक झिल्लियों से घिरी रिक्तिकाएं पाई जाती है। रिक्तिकाएं को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट तथा इसमें भरे द्रव्य को कोशिका रस कहते हैं। अब अगला है कोशिका रस में अधिकांश अवशिष्ट पदार्थ का संचयन होता है, जिसे अजैव पदार्थ या एर्गास्टिक पदार्थ भी कहा जाता है। इसमें शर्करा, एमिनो अम्ल, खनिज लवण, कार्बनिक अम्ल, वर्णक द्रव्य आदि कुलित अवस्था में रहते हैं। पादप कोशिकाओं में रसदानी कोशिका का 90% स्थान घेरती है। कितना? 90%। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सूक्ष्म काय क्या होते हैं? सूक्ष्म काय एक एकल कला से घिरी थैली समान संरचना होती है, जिनका निर्माण अंतर्द्रव्यी चलिका एवं गोल्जी काय के टूटने से होता है। और ये दो प्रकार की होती है, पर ऑक्सीसोम और ग्लाइड ऑक्सीसोम। ठीक है, इसको ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो केंद्र। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे केंद्र कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इस केंद्र में गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। और अगला पॉइंट देखिए, महत्वपूर्ण है कि जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता उसे प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक कहते हैं। केंद्र को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 केंद्रिका आता है। केंद्रिका में क्या होता है कि केंद्रक रस में प्राय एक गोलाकार काय आकृति पाई जाती है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस
कहते हैं। केंद्रिका मुख्यतः प्रोटीन आरएनए और आरडीएनए की बनी होती है। दूसरा आता है केंद्रित कला। केंद्रित कला में क्या होता है कि ये एक लिपोप्रोटीन की एक दोहरी कला केंद्र के चारों ओर होती है, जिसे केंद्रक कला कहते हैं। केंद्रक द्रव्य। तीसरा, तो केंद्रक कला के भीतर एक केंद्रक में गाढ़ा अर्धपारगम्य झिल्ली भरा रहता है, जिसे केंद्रक रस कहते हैं। यह दानेदार होता है तथा इसमें कई केंद्रक अम्ल तथा प्रोटीन पदार्थ होते हैं आदि। इसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे राइबोन्यूक्लिक, डाइपेप्टिडेज, फॉस्फोटेज भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब आता है अगला लास्ट, क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका किसे कहते हैं? तो केंद्रक द्रव्य में के क्रोमेटिन की धागेनुमा लंबी रचनाएं फैली रहती हैं तथा जिनसे केंद्रक में जाल जैसी रचना बन जाती हैं, जिसे केंद्रक जालिका कहते हैं तथा ये धागेनुमा रचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं। ये हमारा था आज की क्लास। आई होप पूरी क्लास आपको समझ में आई हो। नहीं आई हो तो कमेंट्स के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और हम मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।